हाँ यार, देखो हम लोग लास्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम कवर कर रहे थे। लास्ट क्लास के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इससे पहले देखो जो लिखा हुआ है इसको छोड़ते हैं, हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ समझते हैं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या कि जैसे सपोज करो मैंने कोई एक नंबर लिया 6 को लिखना स्टार्ट किया तो क्या लिख सकता हूँ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ऐसे करके लिख सकता हूँ उसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो देखो ये कोएफिशिएंट जो होते हैं यहाँ से मैं क्या लेता हूँ 601, 6 इस तरह से 1, 6, 50, 20 देखो इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम पहुंचा उसका फिर डिक्रीज होना होगा। ठीक है, दूसरी मैं इस तरह से बात करूँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म, इस तरह से चीजें इक्वल होती चली जा रही है। तो इसी के बेस पे इसी तरह मैं एन की बात करूं कि एन के लिए बात अच्छा देखो एक बात, दूसरी बात बच्चों और देखो यार, ठीक है। दूसरी बात ये यदि एन की वैल्यू यहाँ पे मैं 7 लिया होता, ठीक है, यदि एन की वैल्यू 7 या 5 भी लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह पा रहा हूँ कि 5c0 कितना होगा 1, 5c1 कितना होने वाला है 5, 5c2 कितना होने वाला है 10, 5c3 कितना होने वाला है, ये भी 10 ही होता है क्योंकि इसको हम 5c2 लिख सकते हैं। 5c4 कितना होने वाला है 5 और 5c5 कितना होने वाला है 1। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये देखो जब मैं n की वैल्यू 6 लिया तो देखो ये जो एक्सपेंशन मैंने जितने कोएफिशिएंट लिख पाए वो कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 थे। इसलिए एक टर्म आया बीच में जो कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट टर्म आया। ठीक है, दूसरी बात यदि मैं n की वैल्यू 5 लेता हूं तो यहां जो मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 कितने हैं ये 6 लिखे हुए हैं। तो इसमें जो मिडिल टर्म आए वो देखो 2 यहां छोड़ दिए 2 यहां, ये दोनों टर्म इक्वल आए। इसी तरह हमने एक नया टर्म डिफाइन किया है मिडिल टर्म ऑब्लिक ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा है, ये कोएफिशिएंट नहीं लिखा है प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, इट्स अ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस बेस पे मैं बात करने जो जा रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि देखो जरा ध्यान से कि यहां पे जो हम बात कर रहे हैं अब दो तरह से है कि मिडिल यहां से जो मिडिल टर्म है वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। सोच के देखो 3 इधर हटा दिए 3 टर्म इधर हटा दिए तो मिडिल टर्म निकल के आया कौन सा वाला चौथा वाला, यही ग्रेटेस्ट टर्म है, यही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद इस साइड में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि n = 5 है तो यहाँ पे देखो ये 6 लिखी होती है, इसमें ग्रेटेस्ट टर्म या मिडिल टर्म की बात करूँ तो मिडिल में ये दोनों टर्म आ रहे हैं और यही दोनों ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम लोगों ने टर्म डिफाइन किया मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म। तो इसके लिए देखो बच्चों यहाँ से मैं ये समझ पा रहा हूँ अच्छा ये जो मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म है क्या ये n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो उसी तरह हम बात करेंगे कि देखो ये है ना हम ऐसा लिखते हैं कि मिडिल टर्म्स डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, कैसा अगला वाला में क्या आएगा बच्चों, केस नंबर फर्स्ट हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ n इज इवन, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ n इज इवन, यदि n इवन होगा तो यदि n इवन होगा तो nc0 nc1 nc2 nc3 अप टू ncn ये जो कोएफिशिएंट्स निकल करके आएंगे बच्चों वो कितने आएंगे और। ठीक है, then nc0 nc1 nc2 ये चलते चलते ncn। ठीक है, then ये जो कोएफिशिएंट है बच्चे कोएफिशिएंट then ठीक है ऐसे लिखना
नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स आर ऑड, ठीक है। नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कैसे हैं? ऑड में, नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स आर ऑड, ठीक है, ये ऑड में लिखे हुए हैं। तो इसमें मिडिल टर्म देन only one मिडल टर्म। मतलब मैं ऐसा बोलूं, देखो कि यदि ऐसा है तो ओनली वन मिडल टर्म होगा। क्या बोला हमने? ओनली वन मिडल टर्म। और वन मिडल टर्म कहां पे बनने वाला है बच्चों? जैसे देखो सिंपल सी बात है, यहां पे मैं देख पा रहा था कि n की वैल्यू मैंने 6 लिया, तो देखो मिडिल टर्म कौन सा वाला? फोर्थ वाला टर्म था। मतलब n जितना n की वैल्यू थी n/2 प्लस 1th टर्म, है ना, वो वन मिडिल टर्म, ठीक है। और एंड द टर्म will be t n/2 प्लस 1th टर्म, ऐसा बोलूं। और ऐसा लिखूं कि n/2 प्लस 1th टर्म, ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। ये हमारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट केस की बात कर रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं केस नंबर सेकंड, ठीक है। केस नंबर सेकंड में क्या बात कर रहे हैं हम लोग? सिंपल सी बात है, कुछ बहुत अलग नहीं है। केस नंबर सेकंड में क्या है? कुछ नहीं है। इफ क्या होगा? n इज ऑड। अब यदि n ऑड हो गया तो क्या बनेगा? 10 होने क्या वाला है? देन nc0 nc1 nc2 ncn, ठीक है। नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स आर इवन, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जो कोफिशिएंट्स हैं वो कितने होंगे? ऑड, इवन होने वाले हैं। यदि इवन होने वाले हैं तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 टर्म है। यदि 6 मान लो 6 कोफिशिएंट्स है, इसमें मुझे मिडिल ढूंढना है। तो मिडिल, यार देखो मिडिल कैसे बात करेंगे? दो यहां से छोड़ दिए, दो यहां से, तो मिडिल में दो लोग हैं, ठीक है। तो हमें दोनों को कंसीडर करना है। तो कोई बात नहीं, तो सोच के देखो ये कैसे बात कर रहे हैं हम लोग। एक तो हमारे पास है n की वैल्यू 5 थी। यदि n की वैल्यू 5 थी तो n प्लस 1/2th टर्म, मतलब थर्ड टर्म, ठीक है। क्या बात कर रहा हूं मैं? देन, है ना, देन देयर विल बी 2 मिडिल टर्म। ध्यान रखना बच्चों, 2 मिडिल टर्म, ठीक है। देन देयर विल बी 2 मिडिल टर्म। कौन कौन से टर्म होने वाले हैं? देखो जरा ध्यान से, यहां से मैं लिख देता हूं, ठीक है। देयर विल बी 2 मिडिल टर्म। कौन कौन से टर्म होने वाले हैं? ठीक है, यहां से मैं इसके आगे लिख रहा हूं 2 मिडिल टर्म। कौन कौन सी मिडिल टर्म होने वाली है? एक तो n/2 n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 3/2th टर्म, ठीक है। जैसे n की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 प्लस 1/2 थर्ड टर्म, वहां से देखो n प्लस 3 8/2 फोर्थ टर्म, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे, है ना। तो कल को यदि कोई हमें ऐसा बोले कि भाई साहब ये जो टर्म होंगी इनको जरा लिख के दिखाओ, तो लिखने के लिए बच्चों क्या हमें तो आता है। यदि हमसे कोई बोले कि ये टर्म देखो, मतलब t n प्लस 1/2
जब भी कभी ऐसा होता है बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं टी, ठीक है, इसमें एक माइनस करके लिखा है यदि हम लोग, तो ये लिखा हुआ है टी एन बाय 2 माइनस 1। यदि हम लोग इसमें इसको मैं ऐसा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो जरा ध्यान से, कि n माइनस 1, ठीक है, प्लस का 2 बाय 2, दैट मीन्स बच्चों ये हो जाएगा इस तरह से प्लस का 1, ऐसा मैं लिख रहा हूँ इस तरह। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा n माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, क्योंकि मुझे r प्लस 1 का फॉर्मेट लिखना होता है, तो यहाँ से आ जाएगा n c n माइनस 1 बाय 2, और जिस भी एक्सपेंशन में हमें लिखना होता है उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे मान लो यदि मेरे पास 1 प्लस एक्स था, यदि 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा x की पावर में n माइनस 1 बाय 2, ठीक है। उसी तरह बच्चों यदि मुझे ये लिखना हो t, तो इसको मैं लिखूंगा n प्लस 1 ऐसा लिखता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ n c n प्लस 1 बाय 2, और x की पावर में n प्लस 1 बाय 2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये होते हैं मिडिल टर्म की बात करूँ या फिर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की बात करूँ, इसी तरह हम लिख रहे हैं। ध्यान रखें, देखो सिंपल सी बात है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की। यदि n की वैल्यू इवन होगी, n की वैल्यू यदि इवन होगी, तो जो ये कोएफिशिएंट लिखे हैं ये इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होंगे। यदि ऑड नंबर टाइम्स होंगे तो ग्रेटेस्ट जो मिडिल टर्म है वो एक ही टर्म होगा, और जो मिडिल टर्म है वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा। दूसरी बात, यदि n की वैल्यू ऑड ले रहा हूं, जो कोएफिशिएंट्स होंगे ये इवन होंगे। यदि इवन होंगे तो किसी भी इवन नंबर में, यदि मैं मिडिल टर्म की बात करूं तो दो मिडिल टर्म होंगे, और दोनों ही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे, दोनों ही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे। तो उसी तरह उसी को हम लोगों ने कैटेगराइज किया, इस तरह से लिखा, ठीक है। ये तो बड़ा बेसिक था, सिंपल था और आसान था, ठीक है। मुद्दे की बात ये है बच्चों कि हमारे लिए ये तो सबसे आसान चीज, ये तो सब लोगों को पता है, सब लोगों ने कर लिया। इंपॉर्टेंट बात है कि यदि अभी हमें यहाँ के आगे चलते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट कोएफिशिएंट जो हमें निकालना है, जो हमारे पास नेक्स्ट कोएफिशिएंट आता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। वो क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है उसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखो वो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें समझना ये है कि बच्चे यहाँ पे जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। हमें बात करना है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, प्लस माइनस का साइन पे बात नहीं करना है, हमें न्यूमेरिकली मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट की बात करनी है कि उसके साथ क्या बनना है, ठीक है। ये वैसा सेम नहीं होगा जैसे कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ, ठीक है। अब यदि मैं न्यूमेरिकली की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तो आगे तो कैसे हम बात करेंगे, देखो जरा ध्यान से। एक थोड़ी सी और बेसिक चीजें यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक चीज वही बच्चों, सिंपल सी बात है कि यदि गलती मैं फिर वही बात करता हूँ, क्या बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, यदि थोड़ा सा कुछ और हम लोग देखने की कोशिश करें तो इस तरह से समझते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का फंडा क्या होता है। इसका फंडा ये होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर 9 का हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इनके जो कोएफिशिएंट आने वाले हैं, इनका जो कोएफिशिएंट आने वाला है वो इस तरह से 9c0x, उसका 9c1x आएगा, 9c2x2, 9c3x, इस तरह से कुछ आने वाला है, ठीक है। 9c9x की पावर 9 तक ऐसे 10 टर्म हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक बेसिक फंडा क्या होता है, जैसे मान लो
अभी तक हम लोगों ने बात कर रहे थे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की हम लोगों ने बात की थी। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की हमसे कोई पूछा होता तो यहाँ पे 10 टर्म है, 10 में से 4 इधर हटा दो, 4 इधर हटा दो, ये जो 2 टर्म बनने वाले थे ये हमारे पास ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बनने वाले थे, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि मिडिल टर्म होने वाले थे ये दोनों टर्म। लेकिन अभी हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा समझते हैं कि देखो जैसे मान लो मैंने इस तरह से बात किया और x की वैल्यू में कुछ पुट कर दिया, x की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया, आप कुछ भी पुट करके देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। मान लो मैंने 1/2 पुट किया, तो देखो इसकी एक ऐसा एक प्रॉपर्टी बनती है कि एक किसी वैल्यू किसी टर्म तक वैल्यू कोएफिशिएंट्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी और उसके बाद फिर हमेशा डिक्रीज करती जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या बात किया कि फर्स्ट टर्म की बात की तो फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद जैसे मैं सेकंड टर्म की बात करता हूँ तो ये 9/2 आ गया, x की वैल्यू 1/2 पुट करने पर 9/2। थर्ड टर्म की बात करता हूँ तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 करोगे तो 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 9 आ चुका है, ठीक है, 9/2 था, यहाँ पे 9 तक पे बढ़ रहा है। फोर्थ टर्म की बात करूंगा, x की वैल्यू 1/2 रखा हूं और यहाँ पे 1/2 मतलब 1/8 आया, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से हमारे पास 21/2 आ गया, ठीक है। अभी भी देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 9/2 मतलब 4.5 के आसपास, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 21.2 मतलब 10.5 के आसपास बढ़ ही रहा है। अगले टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अगले टर्म में हम लोगों ने देखा कि देखो यहाँ पे 63/8 मतलब 8 से थोड़ा सा कम, 64 होता तो 8 होता है, 8 से थोड़ा सा कम हुआ, मतलब अब डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट टर्म में देखो जरा ध्यान से कैलकुलेशन खुद करना कि 63/16 लिखा हुआ है ये, तो ये 60 और कम होगा और इसका हाफ हुआ है, फिर 21/16 लिखा हुआ है, जो और कम हो गया है, यहाँ पे न्यूमरेटर कम होते जा रहा है, फिर 9/13 ये भी कम हो गया, ये भी बढ़ गया तो और कम हो गया, फिर 9/256 तो और भी कम हो गया, और फिर 1/512 है और भी कम हो गया। तो मैं क्या देख पाया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गाड़ी इंक्रीज होती गई और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होती हुई जाएगी, है ना। मतलब ये जो हमारा फोर्थ टर्म है, ये वाला टर्म, ये टर्म होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये टर्म होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये हमें फाइंड करना होता है इस तरह कॉन्सेप्ट में, हमें इस तरह देखेंगे। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको इस तरह से अप्रोच लगाते हैं कि यार भाई हम लोग क्या करते हैं इसको, देखो जरा ध्यान से, कि ऐसा सोचते हैं कि हम लोग रेशियो निकालते हैं TR+1 और TR, ठीक है, और इस पे मॉड लगा देते हैं, ठीक है। मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि यदि कल को हमको माइनस होता तो हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं था, हम लोग सिर्फ देखना चाह रहे हैं न्यूमेरिकली वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस पे मॉड लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात R की वैल्यू को इस तरह से प्रोसीड करना है कि जैसे जैसे हम लोग जब तक आगे बढ़ते जाएंगे जहाँ तक हमें पहुंचना है, तो हम देख रहे हैं कि देखो R+1 मतलब आगे वाला टर्म और उसको मैं पीछे प्रीसीडिंग टर्म से यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो वो वैल्यू मतलब यदि ये ग्रेटेस्ट टर्म होगा, ये तो इससे डिवाइड करूंगा तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन आनी चाहिए 1 के, ठीक है। ऐसा मुझे मेरा अप्रोच रहेगा कि R की वैल्यू को लेकर मुझे इस तरीके से लेके जाना है ताकि मुझे ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं अप्रोच करने के लिए हम लोग चलते हैं आगे, क्या करते हैं देखो जरा ध्यान से कि इसको मैं रफ करता हूं। अब देखो जरा ध्यान से, एक मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, क्या है मेरे पास, सपोज करो कि यदि यहां से मैं लिख दूं a+x में n, ध्यान से सुनना, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चीजें रहेंगी। यदि मेरे पास लिखा हुआ है a+x में n, ठीक है, और इसका एक्सपेंशन लिखना है मुझे, तो इसका एक्सपेंशन क्या होने वाला है, एक्सपेंशन हम लोग को तो आता है, डायरेक्ट लिखेंगे nc0, ठीक है, a में n, उसके बाद nc1 a में n-1 x में 1, इस तरह से चलते चलते
हम पहुंच जाएंगे NCn x की पावर में n, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास। हमारे पास दूसरा अप्रोच क्या है कि देखो जब भी हम कभी इस तरह से बात करें तो ये पूरा एक्सपेंशन है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हम इस तरह से बात करें तो सपोज करो हम लिखते हैं कि tr+1 है क्या, ठीक है। यदि tr+1 की मैं बात करूंगा तो इसमें जनरल टर्म लिखूंगी तो NCr, उसके बाद क्या आएगा देखो जरा ध्यान से, a की पावर में n माइनस r और x की पावर में r, ये निकल के आएगा। उसके बाद यदि मैं tr की बात करता हूँ तो NCr-1, ठीक है, यहां से निकल के आएगा n की पावर में इस तरह से इनटू x की पावर में r-1, ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, एक हम लोगों ने पीएनसी में बहुत बार पढ़ा है और थोड़ा सा यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ। कुछ प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट की, NCr होता है वो NCn-r के इक्वल होता है। याद रखना, यदि कल को ऐसा हो जाए कि NCx में NCy हो जाए तो इसकी दो खंडे हैं, या तो x y होगा और या तो फिर x प्लस y n होगा। दूसरी बात बच्चों ध्यान रखना, यदि NCr प्लस NCr-1 हो तो ये n प्लस 1cr होता है। ध्यान रखने वाली इसमें क्या बात है कि यदि NCr और NCr-1 यहाँ ये एक कम हो, दोनों में एक का डिफरेंस हो, तो हम लोग बड़े वाले को इसको लिखते हैं और ऊपर वाले में एक ऐड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे ध्यान से, यदि कल को हम कभी ऐसी बात करूं कि NCr और NCr-1 इसको मैं डिवाइड करता हूं तो आप लोग सॉल्व करके वैसे इसको देख भी सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं n-r+1/r, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा मैं बात करता हूं, ठीक है। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इन दोनों टर्म को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो सोच के देखो कि क्या होने वाला है, tr+1/tr, ठीक है। इसमें मॉड लगा दी क्योंकि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करनी है, ठीक है। NCr/NCr-1, ठीक है। उसके बाद यहां से देखो, सोच के देखो कि देखो यहाँ पे r है, यहाँ पे x की पावर में r-1, मतलब एक कम है, तो ऊपर वाला में x से ज्यादा है, दैट मींस ऊपर तो x बचने वाला है। और यहाँ पे मैं बात करूं कि यहाँ पे ये वाला टर्म ज्यादा होगा तो यहाँ पे एक a बचने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास वैल्यू आ गई और ये वैल्यू जो है बच्चे ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1 के, ठीक है। इस तरह से मुझे प्रोसीड करना है। अब देखो जरा ध्यान से कि NC और NCr-1 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, वहां से क्या लिख सकता हूं, n-r+1/r। ये जो वैल्यू है बच्चों देखो जरा ध्यान से, ये ऐसा होना चाहिए। देखो यहाँ पे मॉड फिर वही बात, क्योंकि ये वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि ये नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। जो भी प्लस माइनस आएगा वो यहाँ से इसमें हमने मॉड लगा दिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इस पे मैं थोड़ा सा और प्रोसीड करने की कोशिश करूँ आगे, तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग यहाँ से ये पा रहे हैं कि देखो n-1 + 1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, जरा ध्यान से देखो इस साइड को, ठीक है। उसके बाद ये वाला टर्म जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a/x, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे यदि इसको और सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो n-1/r यहाँ से हो जाएगा ax माइनस का, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि देखो n+1 ये चीज निकल के, इसको यदि पूरा डिनोमिनेटर में लेकर हम इसको इधर लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा ax+1 और यहाँ से निकल के आ जाएगा r, ठीक है, इस तरह से। तो देखो जरा ध्यान से कि r की वैल्यू को मुझे इस तरह से चलते चलते मतलब 1 2 3 4 मतलब मुझे इस तरह से रेंज निकालना है कि ऐसा देखना है कि जब भी उसका प्रेसीडिंग टर्म आगे वाले टर्म से डिवाइड करूं तब तक चलना है, जब तक कि ये 1 से
टी आर, यदि ये दोनों सेम हो गए तो यहाँ का जो आर है ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा और इसकी वैल्यू मतलब इस तरह से डायरेक्ट ही आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा कि जब भी हम इस एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करेंगे और यदि ये न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर आ रही है, क्योंकि आर का नंबर ऑफ टर्म्स तो नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 1.5 तो हो नहीं सकता, तो जब भी इसकी कोई भी वैल्यू आए तो उसको हम लोग, यदि मान लो ऐसा वैल्यू आ रही है आपकी वैल्यू मान लो 5.6 आ रही है, तो आर की वैल्यू हम 5.6 तो ले नहीं सकते, तो आर की वैल्यू हमें कितना लेना है 5, मतलब फिर तो आर की वैल्यू 5 लेंगे तो वो हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बन के आएगा। और यदि यहाँ से आर की वैल्यू ये पूरी न्यूमेरिकल ही निकल के आ जाती है, मतलब पूरा इंटीजर ही निकल के आ जाता है, तो देखो हमारे पास दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। एक तो r इक्वल टू, जैसे मान लो यदि 5 निकल के आया, r की वैल्यू यदि 5 निकल के आया तो r की वैल्यू 5 के लिए भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, और r की वैल्यू मतलब उसमें r प्लस 1 एक एक्स्ट्रा करेंगे, उसके लिए भी दोनों ही टर्म सेम होंगे और वही दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो देखो जरा ध्यान से, जैसा हम लोग ने यहाँ पे बात की, इसको मैं थोड़ा लिखा नहीं देता हूँ, रफ करता हूँ, है ना। तो देखो नेक्स्ट बात क्या है कि हम लोग एक नोट लिखते हैं कि इफ n is 1 upon 1 plus a by x mod itself is a natural number, then tr equal to tr plus 1 and ये दोनों इक्वल होगा and both the terms are numerically greatest, दोनों टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। ध्यान रखना एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम लोगों ने निकाला है, ये निकाला है एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन, इस बात का ध्यान रखना बहुत। यदि कई लोग x प्लस a लिख देंगे तो वहां पे ये वाला टर्म चेंज हो जाएगा, ये x बाय हो जाएगा, मतलब ध्यान रखना कि यदि कल को ऐसा हो तो n प्लस 1 बिल्कुल रटने वाली बात है, 1 प्लस a बाय x जो पहले है वही यहाँ पे है a बाय x, ये पूरा हमने निकाला। जैसे इन दिस क्वेश्चन फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास फंडा क्या है, यदि हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए तो हम दोनों ही केस के लिए r लेस देन और इक्वल टू में हम लोग क्या लिखते हैं n प्लस 1, n की जगह कितना बच्चों r n प्लस 1, n की जगह कितना 9 प्लस 1 बाय a बाय x, a मतलब फर्स्ट टर्म, देखो वहां पे a बाय x, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस a बाय 2 बाय 3x का मॉड, ऐसे लिखेंगे। तो यहां से आने वाला है 10 बाय 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस x की जगह हमें कितना रखना है, दिया हुआ है 3 बाय 2, यदि x की जगह हम लोगों ने 3 बाय 2 रखा तो ये हो जाएगा 2 into 2 और 3 into 3, दैट मींस कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। तो यहां से जो आने वाला है बच्चों ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा ध्यान से सुनो, 3 3 जा 9, 9 और 4 13, तो ये आ जाएगा यहाँ से और 9 ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से निकल करके आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये कुछ होने वाला कितना है 90 बाय 13, मतलब 6 पॉइंट कुछ ऐसा आने वाला है समथिंग। तो इस केस में r ये पूरी वैल्यू कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं है, कुछ फ्रैक्शन में है, तो जो r की वैल्यू होगी वो होगी कितना 6, ये वाला जो टर्म होगा, ये टर्म r की वैल्यू 6 होगी, ये टर्म जो होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट tr+1, मतलब t7 वाला टर्म जो है ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा।
न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होने वाला है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट बच्चों इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बात करूं, उसको रफ करो जरा ध्यान से, है ना, यहां तक लिख लो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में सेम फंडा देखो जरा ध्यान से अप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। अप्लाई करने की कोशिश करूंगा यदि मैं, तो क्या अप्लाई करेंगे, रफ करता हूं इसको, है ना। क्या फंडा है बच्चे, देखो जरा ध्यान से, इसकी बात ये हम लोग एक बार लिख लेते हैं, आर ये n+1 a by x+1 ऐसा होना चाहिए। बाकी मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, कल को यदि क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड की बात करने जा रहा हूँ, यदि क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूँ तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें फिर वही बात, r की वैल्यू को हमें लेना है n+1, n की वैल्यू कितना 11, मतलब 11+1 अपॉन में, ठीक है, 1 + 3/-x कमॉन, इसमें कोई पंगा ही नहीं, ठीक है। यदि ऐसा किया x की वैल्यू 1/5 रखें, x की वैल्यू जैसे 1/5 रखा तो ये 1 हो चुका है, 1 हो चुका है, मतलब ये पूरा का पूरा माइनस और मॉड लगा हुआ है, तो मतलब ये 12 बाय कितना लिखा हुआ है 4, मतलब ये कितना आ गया 3। तो देखो यार r की वैल्यू एक्सेस एक नेचुरल नंबर आ गई, मतलब r = 3, तो ये दोनों टर्म tr और tr+1 ये दोनों ही टर्म कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एंड both the terms are numerically greatest, ठीक है। अब बोथ द टर्म्स आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, दोनों ही टर्म कैसे होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होने वाले हैं ना। तो यहां से वही बात होती है, तो r की वैल्यू 3 का मतलब यहां से क्या क्या आएगा, 3t3 और t4, ये दोनों ही टर्म, ठीक है, ये हो गया, है ना, मतलब दो टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ